फ्रेंड, ये लुसेंट और स्पीडी का 16वां एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता। रेडियो C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिमी पुरस्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगोडोर बलूचिस्तान, पूर्वी स्थल हिंडा नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दामाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी बाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। नोट: धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो घग्गर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुतकोदता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और वो किस नदी के किनारे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में दयाराम साहनी ने 1921 में खोजे और माधो वत्स 1926 और व्हीलर ये सभी 1946 में ये सभी मिलकर हड़प्पा सभ्यता की खोज की। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी और मैके 1927 और व्हीलर 1930 में किए थे। चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत पाकिस्तान, नवाब शाह जिला खोज किए, मैके 1925 में और NG मजुमदार 1931 में, दोनों ने मिलकर किए थे। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में कालीबंगन घग्गर नदी किनारे, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। खोज अमलानंद घोष 1951 में और B.V. लाल एवं A.B.K. थापर ने 1961 में। कोटदी सिंधु नदी किनारे सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान फजल अहमद द्वारा 1953 में। रंगपुर मादर नदी गुजरात के काठियावाड़ जिला में रंगनाथ राव ने 1953-54 में इसकी खोज की। रोपर सतलज नदी के किनारे पंजाब का रोपर जिला, जगदत्त शर्मा 1953 में खोज की इसकी। लोथल भोगवा नदी गुजरात के अहमदाबाद जिला में रंगनाथ राव 1954 में खोज किए। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला, जगदत्त शर्मा 1958 में। सुतकांगोडोर दासक नदी पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे
ऑरल अस्टाइन 1927 में। धौलावीरा धौलावीरा लूनी लूनी गुजरात के कच्छ जिला में खादीर वेट द्वीप पर जेपी जोशी और रविंद्र सी विशिष्ट ने इसकी खोज की। सोतकाह सादी कौर दक्षिणी बलूचिस्तान में, खोज जॉर्ज डिल्स 1962 में इसके किए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य में स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर से कमरे बनाए गए थे। इसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अग्निकुंड यज्ञवेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प पर 3 मुख वाला देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाना लोथल एवं चनहुदरो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुदकोता, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, यातायाती वस्तुएं और कहाँ से होता था उसका नाम प्रदेश: तांबा खेतरी बलूचिस्तान ओमान से, चांदी अफगानिस्तान ईरान से, सोना कर्नाटक अफगानी ईरान से, टीन अफगानिस्तान ईरान से, गोमेद सौराष्ट्र से, लाजवर्त मेसोपोटामिया से, सीसा ईरान से। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबर वाला साढ़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वह सैंधव समाज मातृसत्वात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि साधन का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा-कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था।
कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग में समाधियां मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है और संभवतः और सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन पांचों भागों में बटा था। कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विस्पति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राजधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। विशिष्ट रूढ़वादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरूप, दुर्गापति एवं अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र करता था। भागदूह राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। दिशा उत्तर वैदिक और राजा का नाम। पूर्व में प्राची सम्राट कहलाता था, पश्चिमी को प्रतीची स्वराष्ट्र, उत्तर के उदीची विराट और मध्य का राजा और दक्षिण का भोज कहलाता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति समान जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्री सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गिविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। दासराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध प्रश्नी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांत की संख्या 6 है। ये ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जांघ से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृप्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुल कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ याग कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। चवार्क दर्शन के प्रवर्तक चवार्क, योग के पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिकी कनाद। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। यह मुख्यतः 3 प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीस।
अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। भारत में मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया। आरबीआई मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा का प्रचलन 1861 में हुआ। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से शुरुआत हुई। मुद्रा का विमूल्यन 3 बार 1949 में, 1966 में तथा 1991 में हुआ। भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई में स्थापना 1830 में, हैदराबाद 1903 में, कोलकाता 1950 में और नोएडा 1989 में है। करेंसी नोट नासिक महाराष्ट्र 10, 50, 100, 500 मूल्य के बैंक नोट छपती हैं। देवआश मध्य प्रदेश स्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100, 500 मूल वर्ग के नोट छापती हैं। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन सेक्रेटरी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 से अधिक सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। भारतीय नोटों पर नोट का मूल्य 17 भाषाओं में लिखा होता है। नोट निर्गम की न्यूनतम कोष प्रणाली अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी कहलाता है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा की जाती है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष 2011 से 12 है। मुद्रास्फीति में ऋणी या लेनदार को लाभ होता है। मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होता है। 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को भारतीय यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया। वर्तमान में यूरो 20 देशों की मुद्रा है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से प्राप्त करता है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता प्राप्त की। भारतीय मुद्रा के नया चीन रुपया का डिजाइन IIT मुंबई के स्नातकोत्तर उदय कुमार ने की। भरतनाट्यम दक्षिण भारत तमिलनाडु का एकल शास्त्रीय नृत्य है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। भारत के शास्त्रीय संगीत का दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर दास हैं। त्यागराज, मुथुस्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। भरतनाट्यम के प्रमुख घराना मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम एवं पंडालुर हैं। लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के कलाकार हैं। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली के गीतों की भाषा मलयालम है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। पंडित लक्ष्मण महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के प्रमुख कलाकार हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बेलतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरमन, कृष्णकुट्टी कथकली के कलाकार हैं। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। सोनल मानसी, केलुचरण महापात्रा, डोना गांगुली का संबंध ओडिसी नृत्य से है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का मुख्य लोक नृत्य है। मयूरभंज का छाओ युद्ध संबंधी नृत्य है। यक्षगान और नृत्य और गान का संगम होता है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। सबसे पुराना या प्राचीनतम वाद्य यंत्र वीणा है। राग भैरवी प्रातः काल गाया जाता है। राग मियाँ की मल्हार तानसेन की रचना है। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। अमजद अली खां प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। सितार का जनक अमीर खुसरो कहलाते हैं।
पंडित भीमसेन जोशी गायन से संबंधित है। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में नागर शैली का उदाहरण है। नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गंधार शैली का कुषाण काल में हुआ। कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी एवं तिरुपति मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। नागर एवं द्रविड़ शैली की मिश्रित रूप बेसर शैली कहलाता है। होयसलेश्वर, हेलीबीड, वैष्णव मंदिर, वृंदावन बेसर शैली के उदाहरण हैं। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सरोद में 19 तार होते हैं। जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनन तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तो इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण का मुख्य कारण काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकी गतिविधि पर अंकुश लगाना है। भारत में अब तक 3 बार 1946 में, 1978 में तथा 2016 तथा स्वतंत्र भारत में 2 बार 1978 तथा 2016 में विमुद्रीकरण हुआ है। सर्वप्रथम 12 जनवरी 1946 को आरबीआई गवर्नर सी.डी. देशमुख 500, 1000 तथा 10,000 के नोटों को बंद किया गया था, जिसे 1954 में पुनः शुरू किया गया। दूसरी बार 16 जनवरी 1978 को आरबीआई गवर्नर आई.जी. पटेल मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा 1000, 5000 तथा 10,000 के नोट बंद कर किए गए थे। वर्ष 1987 में पुनः 500 रुपये के नोट को प्रचलित किया गया तथा वर्ष 2000 ईस्वी में 1000 रुपये के नोट को पुनः प्रचलित किया गया। तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 व 1000 रुपये के नोट को विमुद्रीकरण किया गया तथा सरकार ने इनके बदले 500 व 2000 के नए नोट जारी किए। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल थे। 30 जून 2011 को 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा के सिक्के बंद किए गए थे। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा, यह आदर्श वाक्य नरेंद्र मोदी का है। 2000 रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNMMPL मैसूर में छपती है। 1944 में रिजर्व बैंक ने नोटों में पहली बार सुरक्षा धागा एवं वाटरमार्क का प्रयोग किया। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये की मुद्रा में छापा गया था। 10,000 रुपये के नोट को सर्वप्रथम 1938 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित किया गया था। 19 मई 2023 को आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा की। 2000 रुपये का पहला नोट वर्ष 2016 में जारी किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट तथा 1000 रुपये मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है। विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करती है? परावर्तन पर। हरे पौधों को आवश्यक पोषक तत्व कितना होता है? तो लगभग 16। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया वाटसन और क्रिक ने। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का। एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम बढ़ता है। प्रकाश के 2 अलग अलग स्वरूप हैं, परावर्तन और अपवर्तन। पीतल का मिश्र धातु, तांबा और जस्ता। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट। टिबिया अस्थि स्थित होती है पैर में। यकृत में संचित किया जा सकता है विटामिन ए को। तेल व दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है केशिकत्व क्रिया के कारण। प्रस्रव तरंगें क्या हैं? निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगें। एल्कोहल में निहित है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। लाल रुधिर कणिका अस्थिमज्जा में बनती है। कौन सा रोग विषाणु कारण होता है? तो चेचक विषाणु के कारण होता है। रिक्टर स्केल प्रयुक्त होता है भूकंप तीव्रता के मापने में। कौन सा विभाजन नहीं है परमाणु? डाल्टन के अनुसार। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है प्लीहा। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित होगा ऊपर की ओर। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है?
अम्लरोधी पदार्थ। कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है? गुर्दा। शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? पैनक्रियाज। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है, वह किस रोग से ग्रसित है? मायोपिया। इंद्रधनुष कब बनता है? अधिक बूंद रहने पर। सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों? आभूषण के कारण। बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। नीम का उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर रोग एवं गर्भ निरोधक में। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। फैराडे के नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा था? जी.सी. बसु ने। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? सिक्का एवं धातुओं का अध्ययन। रक्त का शुद्धिकरण करता है वृक्क, किडनी। अम्लगम में रहता है पारा, Hg, मरकरी। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिलीन गैस। जीन का आकार सर्पिलाकार होता है। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो 10 फलक होते हैं। शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है यकृत यानी लीवर। मायोपिया में होता है दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना। गंध धातु में होता है कॉपर, टीन और जिंक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा कौन है? न्यूट्रॉन। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोप्रोल होता है। फारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक 212 फारेनहाइट होता है। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण है क्लोरोफिल का होना। मेगर मापने का एक उपकरण है इंसुलेशन प्रतिरोध को। वायु है एक मिश्रण। रिकेट्स एक बीमारी है हड्डियों से संबंधित। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है उत्तल लेंस के द्वारा। बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण यस्क है एल्युमिनियम का। एलपीजी मुख्यतः उपस्थित रहता है ब्यूटेन और प्रोपेन। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे प्रसरप ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। बात्य भट्टी का प्रयोग होता है अपचयन के लिए। किसे मार्स गैस कहते हैं? मीथेन को। एथिल अल्कोहल एवं समयाबी है। एथिल अल्कोहल एक समयाबी है डाई मेथिल ईथर का। बेकिंग सोडा खाने बनाने वेले में प्रयुक्त होता सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। भारी जल का आणविक सूत्र होता है D2O। ऑक्सीकरण है क्षति इलेक्ट्रॉनों की। रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन में। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है N2। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन अम्लीय होता है। चलिए इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।